हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन मास्टर। आज हम लोग एसएससी जीडी 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू करेंगे और उस एग्ज़ाम के से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकालेंगे जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में और कल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो विटामिन्स के बारे में आया था कि उन्होंने पूछा था विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो हम लोग देख सकते हैं विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफिरॉल। क्या होता है? टोकोफिरॉल। अब हम लोग देख सकते अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर विटामिन के बारे में पूछा है तो हम लोग को चाहिए कि विटामिन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग ले लें। जैसे विटामिन सी का साइंटिफिक नेम, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, विटामिन ए, विटामिन B1, सारे विटामिन्स का साइंटिफिक नेम हमें जानना है और साथ ही साथ उससे जो डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है वो जानना है। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड है। स्कॉर्बिक एसिड। और इसका जो मतलब मेन रिसोर्स होता है विटामिन सी का वो होता है आंवला और लेमन। ठीक उसी तरह विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल होता है और इसका जो मेन सोर्स होता है वो सन रेज होती है, सूरज की किरणें। जो इसकी कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं रिकेट और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट, ऑस्टियोमलेशिया। अब देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो होती है कलर ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थैल्मिया होती है। बेसिकली जब विटामिन ए का कमी होता है तो आँख की बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन में आँख से रिलेटेड वाली बीमारी हो तो आप विटामिन ए को क्लिक कर सकते हैं। अब देखेंगे विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम होता है थायामीन और उससे जो कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं बेरी। तो हमने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के साइंटिफिक नेम किए और उनके रिसोर्स और उनकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया है कि 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनका नाम है जस्टिस रमाना नाम है उनका। तो अब नेक्स्ट जो पूछ सकता है मेरे हिसाब से तो वो 47 और 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछ सकता है। 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था वो अरविंद बोबड़े थे, और 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। अब देखना है जो तीसरा क्वेश्चन आया था कैपिटल से रिलेटेड आया था। तो इसमें पूछा था क्वेश्चन में कैपिटल ऑफ भूटान पूछा था। तो कैपिटल ऑफ भूटान होगा थिम्फू। कैपिटल ऑफ भूटान क्या होगा? थिम्फू। और उसकी करेंसी क्या हो जाएगी? नगलट्रम। तो हम यहाँ पे जो नोट करके मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना है कैपिटल और करेंसीज पढ़नी है अलग अलग देशों की। फॉर एग्ज़ाम्पल रुपी किस किस देश की करेंसी है? फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की करेंसी रुपी होती है, मॉरिशस की रुपी होती है, मालदीव्स की रुपी होती है, इंडिया का तो रुपी है ही है, नेपाल का रुपी होता है, सेशल्स का रुपी होता है, इंडोनेशिया का रुपी होता है और श्रीलंका का रुपी होता है। तो इस तरह हमको अन्य देशों के नाम भी याद रखने हैं और उसके कैपिटल और उसकी करेंसी को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि नाबार्ड कब बनाया गया? नाबार्ड का इस्टेब्लिश डेट पूछा था। तो वो बना 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को बना था। इसका अब जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो हेडक्वार्टर पूछ सकता है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ामों में। जो अभी हाल में NTPC का एग्ज़ाम हुआ था और जो SSC जो अभी एग्ज़ाम ले रही है उसमें फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछती है। या तो स्कीम का फुल फॉर्म पूछेगी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म पूछ लेती है या फिर उसके जो इस्टेब्लिश डेट है वो पूछ लेती है या फिर हेडक्वार्टर पूछ लेती है। तो आपको फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और डेट कब बना वो जान के रखना है और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं वो जान के रखना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको देखना है इसरो का हेडक्वार्टर देखना है, साथ में DRDO का हेडक्वार्टर देखना है
और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर देखना है आपको, और साथ में उसके जो इस्टेब्लिश डेट है वो देखनी है। जो 5वां क्वेश्चन आया था वो थीम्स और डेज पे डिपेंड था कि वर्ल्ड लंग्स डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 25 सितंबर को, 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, मतलब नेक्स्ट डे के लिए, जिनका पेपर कल है या सेकंड शिफ्ट में है, तो उनको क्या करना है कि इम्पॉर्टेंट डेज और थीम अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम, मतलब नेक्स्ट जो कल जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100% इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। या तो ये पूछें लेंगे या तो फिर इससे रिलेटेड ही आसपास के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इस तरह आप अपने मार्क्स को 10 मार्क्स तक आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो छठा क्वेश्चन पूछा गया बंधन ट्रेन कौन से 2 देशों के बीच में चलती है। तो ये चलती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। ये चली थी 1853 में थाने टू मुंबई। कहाँ चली थी? थाने टू मुंबई चली थी। अब जो 7वां क्वेश्चन पूछा गया था अवार्ड्स एंड ऑनर से पूछा गया था। तो पूछा गया था कि पहला भारत रत्न अवार्ड किसे मिला। तो पहला भारत रत्न अवार्ड जो मिला था एस राधाकृष्णन जी को मिला था, और सी राजगोपालाचारी को मिला था, और सी वी रमन को मिला था। मतलब 3 लोगों को मिला था। 1954 में पहली बार जो भारत रत्न दिया गया था, 26 जनवरी को आमतौर पर दिया जाता है, 26 जनवरी को। तो ये 3 लोगों को मिला था, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन। और अब ये भी जान लें कि भारत रत्न में ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसे कहा जाता है। भारत रत्न क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इसमें कुछ पैसे नहीं मिलते, मतलब प्राइज़ मनी इसमें नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मतलब आपको याद रखना है, मतलब जो कल के एग्ज़ाम के लिए करके जाना है, ऑस्कर अवार्ड, नोबेल प्राइज़, दादा साहब फाल्के अवार्ड, और जितने भी स्टैटिक पोर्शन के अवार्ड होते हैं वो करके जाना है आपको। 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा था। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये किस लिए यूज़ होता है? ये हार्ट के लिए यूज़ होता है। जो ईसीजी है हार्ट के लिए यूज़ होता है। और ईईजी किस लिए यूज़ होता है? वो ब्रेन के लिए यूज़ होता है। ईईजी किस लिए यूज़ होता है? ब्रेन के लिए यूज़ होता है। ईईजी का फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है, उसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डिजीज़ से रिलेटेड जितनी भी मतलब क्वेश्चंस हैं, जैसे वायरस से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं, प्रोटोजोआ से जितनी बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया से जितनी बीमारियां होती हैं, उन सबको अच्छे से करके जाना है। और विटामिन्स की कमी की वजह से विटामिन्स के रिसोर्स और विटामिन्स का साइंटिफिक नेम अच्छे से करके जाना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक के बारे में, पैरा ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था कि इंडिया की रैंक पैरा ओलंपिक में कितनी थी। इंडिया की रैंक पैरा ओलंपिक में कितनी थी? तो इंडिया की रैंक थी 24th रैंक थी। तो आपको क्या करना है, टोक्यो ओलंपिक को अच्छे से करके जाना है। ये एकदम हॉट टॉपिक है ये सब, मतलब ये टोक्यो ओलंपिक हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, फिर इसके बाद जो नोबेल प्राइज़ हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसरो का मिशन हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब करके जाना ही जाना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वियतनाम की करेंसी पूछी गई थी। वियतनाम की करेंसी, हमें पता है वियतनाम की करेंसी क्या होती है? डोंग होती है। क्या होती है? डोंग होती है। अच्छा बताइए कि कतर की करेंसी क्या होती है? कतर की होती है रियाल। यूएई की होती है दिरहम। याद रखिए, यूएई की दिरहम होती है और कतर की रियाल होती है। और टर्की का करेंसी क्या होता है? लीरा होती है। अच्छा बता सकते हैं कि भूटान की करेंसी क्या होती है? नगल ट्रम होती है, ठीक है। तो ये सब आपको करके जाना है, इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा उसके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वो कहते हैं केरला को। तो आपको याद रखना है इससे रिलेटेड, जैसे राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये होता है वेस्ट बंगाल में। वीट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? यूपी में। सनफ्लावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। उसी तरह आप देख सकते हैं जूट कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में।
कॉटन महाराष्ट्र में, ग्राउंड नट गुजरात में, टर्मरिक आंध्र प्रदेश में, कॉफ़ी जो होता है कर्नाटक में होता है। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन जो वाले जो स्टेट है उनका नाम याद रखना है, और जो इम्पोर्टेंट फैब्रिकेट्स होते हैं वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पूछा था, आर्टिकल 66 पूछा था कि मतलब इसमें क्या है, आर्टिकल 66 क्या है, आर्टिकल 66 क्या है। तो ये होता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको क्या करना है, जो आर्टिकल से रिलेटेड है, पीएम से रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं वो याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल है 12 से 35 तक, वो सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखना है, और पंचायती राज। ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे आपने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में समराइज़ कर चुका हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फर्दर नेक्स्ट पेपर में मतलब देखने को मिल सकता है। वो पहला है करेंसी, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, चौथा टोक्यो ओलंपिक, पांचवा अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पेशली आप नोबेल प्राइज़ को पढ़ के जाएं, और छठा है डिजीज़ एंड विटामिन्स। और इसरो के जितने भी मिशंस हुए हैं वो देख के जाना है आपको, और फैब्रिकेट्स देख के जाना है। अगर ये आप देख के जाते हैं तो आपका मार्क्स एटलीस्ट 5 से 6 मार्क्स आसानी से बढ़ सकता है, क्योंकि यही सब टॉपिक घूम फिर के आने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और थोड़ी भी मदद हुई आपको तो चैनल को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।